खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीनियर जर्नलिस्ट पुष्पेंद्र शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे कि सिनेरियो आखिर इस चुनाव में क्या रहने वाला है। सर, अभी देखा कि राष्ट्रीय लोकदल नया अभियान चला रहा है, सद्भावना सम्मेलन, और बीजेपी ने जो अपना संगठन है उसको एकदम से रिफ्रेश बटन दबा के और उसको रिफ्रेश किया है, लेकिन देखा है कि चेहरे वही पुराने हैं। बहुत आपका अच्छा सवाल है और आज हर गली नुक्कड़ चौराहे पे जाए तो यही बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बनकर उभरी है पिछले एक दशक में जो हर समय चुनावी मशीन की तरह से काम करती है। हालांकि इसका क्रेडिट मोदी और अमित शाह को जाता है, पर पूरा जो सिस्टम है उसे इस तरह से कर दिया है जैसे कॉरपोरेट में काम हो रहा हो और हर टाइम वो वर्किंग में है। अब जो ताज़ा आप बात कर रहे हैं, अध्यक्षों के शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बदले गए हैं आधे से ज़्यादा जिलों के प्रदेश में, उससे लगता ये था, चाहत ये थी, उम्मीदें ये थी कि कोई ताज़ी बयार बहेगी, ताज़ी हवा आएगी और कोई नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच शायद जो विश्लेषक और सब अनुमान लगाते हैं, आकलन करते हैं, उससे परे और उससे आगे चली जाती है। हालांकि आज जगह जगह ये चर्चा भी हो रही है कि जो अध्यक्ष हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बड़े कमज़ोर निकले और उन्होंने पुरानी टीम को दिया। लेकिन देखिए, कुर्सी के मेज़ के इधर बैठना और इस तरफ बैठना, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। जब वहाँ बैठकर आप अपनी रणनीति बनाते हैं और परिस्थितियों को देखते हैं तो बहुत सी बातों में आपको जो सोच रहे होते हैं उससे अलग भी जाना पड़ता है। अब आप देखिए, अगर हम मेरठ की बात करें तो आज आपने ज़्यादातर सुर्खियाँ देखी होंगी, भाई पुराने चेहरों पे दाव लगा दिया, सुरेश जैन, ऋतुराज और शिव कुमार राणा। हालांकि दोनों के समय में, कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रगति हुई थी, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो सोचने वाली बात है ना, देखिए, पड़ोसी ज़िले की है। पड़ोसी ज़िले में दोनों कमान जो है, दोनों जगह ज़िले और शहर की कमान सैनी बिरादरी को दे दी गई। और आपको याद है खतौली उपचुनाव का सबक, वो किसी जख्म से कम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई चोट दे दे और वो उसे आगे चल के तैयारी ना करें उसकी या बदला लेने की ना करें, ये सोच भी नहीं सकते। तो देखिए, हमारी सोच अलग हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए, नई ऊर्जा का संचार कैसे होगा, उसके साथ साथ ऐसा नया भी ना हो जिसे अनुभव ना हो, तो संगठन भी चला ले और कोई विवाद भी पैदा ना होने दे, सबको साथ लेकर चले। मुझे लगता है भूपेंद्र चौधरी ने इसी तरह के चेहरों का चुनाव किया है। बाकी अभी समय चुनाव आने में, अभी तो बहुत सारी तैयारियां होंगी। रालोद भी अपनी तैयारी में है, समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी में है, भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी में है। उधर नया मोर्चा आकार ले रहा है जिसमें कैसे सीटों का बंटवारा होगा, कैसे नहीं होगा, बहन मायावती कहाँ जाएंगी, अभी इन सारे सवाल। जो बीजेपी है उसको चूँकि लंबा समय हो गया सियासत में, और ख़ास करके सरकारें चलाते हुए, तो उसके लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती थी कि अगर चेहरे बदलते हैं तो फिर बहुत सारे जो वो सवाल हैं वो भी खड़े होंगे, जो क्राइसिस है वो भी होगी संगठन में, उनसे बचने के लिए। और जैसा उन्होंने देखा, आपने भी बताया, सैनी समाज को 2-2 कमानें एक ही ज़िले में दे दी गई। वो शायद इसलिए कि घोसी जैसा जो अंजाम है, खतौली जैसा अंजाम है, उन्हें फिर से ना देखना पड़े। देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसके लिए हमें बड़ा मनोविज्ञान को समझना होगा, और वो भी उस पार्टी के मनोविज्ञान को जो लगातार चुनाव जीतती रही है, पर वो संकेतों को समझते हैं। आपको याद होगा, जब हमारे उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये लग रहा था कि भाई बहुत सारे टिकट कटेंगे, बहुत सारे चुनाव बदले जाएंगे, लेकिन वो बदले नहीं गए थे, सारे रिपीट कर दिए। लगभग सारे रिपीट कर दिए। जबकि गुजरात में उठा के सबको बदल दिया था। तो यानी कि वो जानते हैं वहाँ पे कहाँ पे ताकत है, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा ही परिस्थिति वहाँ क्या हुई थी, यहाँ पर किसान आंदोलन की वजह से, समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन की वजह से उन्हें थोड़ा सा जोखिम लगा था। वो शायद वो उस जोखिम को उठाना नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे ही अब जो ये चेहरे नहीं बदले हैं, मैंने कहा ना कि वो दो चीज़ों का समावेश है उसमें। वो एक तरफ तो नए चेहरा ला सकते थे, कोई शक नहीं है, ला सकते थे, और उनको कोई
चुनौती देने वाला भी नहीं था, ना कहीं पार्टी में कोई बगावत के सुर फूटते। इतनी ताकत भारतीय जनता पार्टी में है कि सर इंडिया कोई सुर नहीं इंडिया बदलता। इंडिया जो बना है नया, तो क्या फिर से जोखिम महसूस कर रही है बीजेपी? और ऐसा भी मुमकिन है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वही सारे लोग आए जो पिछली बार थे? अब आप सही राह पर चल रहे हैं। उस यही ट्रैक है, यही सोचने का ट्रैक है उनका। वो जब बयान देंगे तो यही कहेंगे कि हमारी 80 में से 80 सीटें आ रही हैं, हमेशा यही कहेंगे ताकि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे। लेकिन अंदर से जो फीडबैक मिलेंगे और जो गुणा भाग वो लगाएंगे कि अगर ये गठबंधन आकार ले लेता है और मान लिया मायावती बहुजन समाज पार्टी भी उस गठबंधन का हिस्सा बन जाए, तो कल्पना कीजिए क्या होगा। तो वो सारी तैयारियां अपने सारे जो कहते हैं ना कील काटे, वो दुरुस्त करके रखना चाहते हैं। अगर वो नए चेहरों को दाव लगाते और संगठन में कुछ उठापटक होने लगती तो इसका नुकसान 2024 के चुनाव में पड़ता। और ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसमें कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, इसलिए सोच समझ के ऐसे फैसले और ऐसे काम किए जा रहे हैं ताकि अगर इंडिया गठबंधन आकार ले ही ले और उनमें एका भी हो जाए, सीटों का बंटवारा भी सही हो जाए, तो उसकी पूरी तैयारी से जुट जाए। ये जाएंगे, मायावती जाएंगे उसमें गठबंधन में, जिसके लिए आप अभी बता रहे थे? देखिए ना तो मैं ज्योतिषी हूँ, ना ज्योतिषी होना चाहिए एक पत्रकार को। अगर बहुजन समाज पार्टी को बार बार पिछले चुनाव में आपको याद होगा तो उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जा रहा था, और ये भी कहा जाता है कि वो किसी कोई अनजाना डर है जो उन्हें उससे दूर रखता है। भारतीय जनता पार्टी की खुलकर उन्होंने आलोचना नहीं की। लेकिन अब जब इंडिया गठबंधन की बैठकें होने लगी और इंडी की, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुजन समाज पार्टी के लोग तो दोनों से समान दूरी बना के रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी और विपक्षी गठबंधन से भी। लेकिन अब उनके सामने खतरा आया घोसी उपचुनाव का। घोसी उपचुनाव में उन्होंने अपने समर्थकों से, अपने मतदाताओं से अपील की थी कि आप बायकट कर दीजिएगा या नोटा दबा दीजिएगा। लेकिन हुआ ये कि उनके वोट जो और जनाधार जो खिसकता जा रहा है वो और ज़्यादा खिसक गया। तो जिस मन स्थिति में मायावती हैं, तो उन्हें कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा। अगर वो अकेले लेंगी तो फिर शून्य पे निबट जाएंगी। सर ये कहा जाता है कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ठोड़ी पे हाथ लगाने से मानते हैं, देहात में ऐसी कहावत है। क्या मायावती उस पल का इंतजार कर रही है? देखिए ठोड़ी पे हाथ लगाना से पर्याप्त नहीं है। मायावती बहुत बड़ी सौदागर भी हैं और वो इस बहाने आखिरी तक अपनी बातों को छुपा के रखेंगी ताकि सीटों की बार्गेनिंग अच्छे से हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो अपने प्रत्याशियों को लड़ा सके। इसके लिए वो सारे दाव पेच खेलेंगी और अपने पत्ते बिल्कुल ऐन मौके पर खोलेंगी। सर केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं पूरे देश के कई राज्यों में घूम रहे हैं और उन्होंने रिसेंटली बोला कि हम बड़े नतीजे देने वाले हैं। खतरा मायावती को चंद्रशेखर आज़ाद से भी है, तो क्या एक कारण ये भी है इसलिए आसानी से गठबंधन में नहीं जाना चाह रही? देखिए ये तो मैं नहीं कहता कि उसकी वजह से नहीं जाना चाह रही, पर चंद्रशेखर उनके लिए धीरे 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 एक चुनौती बनते जा रहे हैं। आपको याद होगा 2022 के चुनाव से पहले जब हम लोग बातें करते थे तो ये कहते थे भाई कितने वोट ले जाएगा। हालांकि वो यूथ में बहुत लोकप्रिय हैं, जो नई जनरेशन आ रही है दलितों की और खासकर जाटा वोटरों की, उसमें वो लोकप्रिय हैं। लेकिन हमें भी ये लगता था कि शायद वो उतने वोट नहीं बटोर पाएंगे। अब उसका उसका जो उदाहरण देखा हमने, वो देखा खतौली उपचुनाव में। जब तक मायावती का कैंडिडेट है तब तक दलितों के अधिकांश जो बाहुल्य थे उन्होंने प्रायोरिटी दी बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन जैसे ही उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी नहीं था तो हमने देखा कि चंद्रशेखर उसके एक अल्टरनेट, एक विकल्प के रूप में उभर कर आए और दलित मतदाताओं ने खुलकर गठबंधन का साथ दिया। तो यानी कि उनके लिए खतरा बहुत है। मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ उसकी वजह से गठबंधन में ना जाएं या जाएं, लेकिन ये खतरा वो महसूस कर जरूर रही हैं और चंद्रशेखर का धीरे धीरे कद बढ़ रहा है। नई जनरेशन है, एक लंबा समय हो गया है, नई जनरेशन को भी थोड़ी एग्रेसिवनेस चाहिए और उनका चंद्रशेखर के प्रति झुकाव बढ़ रहा है। तो ये मायावती के लिए चिंता का सबब ज़रूर है। चंद्रशेखर के एक बहुत पक्के दोस्त हैं इमरान मसूद, हाल ही में बसपा से निकाले गए हैं और उनके ऊपर यही आरोप लगे कि उनकी जो साठगांठ है, ये मैं बसपा की भाषा की बात कर रहा हूँ, वो चंद्रशेखर से है, उनकी सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से है, वो जयंत चौधरी की और अखिलेश यादव की बसपा में रहते हुए तारीफ कर देते हैं। उनका कोई भविष्य नज़र आ रहा है? देखिए शब्बीरपुर कांड को मैंने कवर किया जब चंद्रशेखर रावण को दुनिया ने जाना या उसका नाम सुर्खियों में पहली बार आया। जेल से छूटने के बाद छुटमलपुर उसके घर जाके उसका इंटरव्यू लिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान मसूद उनको शह देते थे और उनको आगे बढ़ाते थे। लेकिन हम बात शायद अब इमरान मसूद की आप करना चाह रहे हैं। इमरान मसूद
एक ज़मीन का नेता है। मैंने देखा है कितनी भीड़ वो उसके नाम पर एकत्र हो जाती थी वहाँ पर। लेकिन कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफ़ा नहीं होता। वो आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले देवबंद में एक पंचायत हुई थी मुस्लिमों की, और उसमें मुस्लिमों ने ये कहा था कि साहब कांग्रेस को वोट देंगे तो गड्ढे में जाएगा, तो इमरान भाई आप कोई और ठौर ठिकाना तलाश कर लो। उन्होंने समाजवादी पार्टी का सहारा लेने की कोशिश करी, लेकिन शायद वो इसमें बहुत देर कर चुके थे, या अखिलेश यादव के मन में कहीं गुमान आ गया था कि उनकी सरकार बड़ी आसानी से बनने वाली है और उन्हें छोटे मोटे लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने चंद्रशेखर को भी भाव नहीं दिए थे और इमरान मसूद को भी अपेक्षित सम्मान नहीं दिया। इससे नाराज़ होकर वो बहुजन समाज पार्टी में गए। बहुजन समाज पार्टी में पहली फजलुर रहमान कुरैशी को लेके उनका वो स्वागत नहीं हुआ इमरान मसूद का जो होना चाहिए था, और अंततः उन्हें निकाल दिया गया। अब इमरान मसूद के सामने भी मजबूरी है कि वो क्या करें। बसपा ख़त्म, बीजेपी में वो जा नहीं सकते, कांग्रेस वो छोड़ के आए थे, समाजवादी पार्टी से तिरस्कृत हो चुके हैं, तो आखिर रास्ता क्या बचता है। तो संभावनाएं दो ही हैं, कांग्रेस या रालोद, राष्ट्रीय लोकदल, जो कि एक्चुअली उनके डीएनए में है। उनके परिवार में सब जो है चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के साथ ही रहे और लगभग परिवार का बड़ा करीबी रिश्ता भी रहा। लेकिन इमरान मसूद बड़े प्रोफेशनल होते जा रहे हैं और उन्होंने फिर से अब एक सभा करी है और उन्होंने उसमें सारे मुस्लिमों को, अपने समर्थकों को बुलाया, उनसे कहा कि भाई आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ जाऊँगा। यानी कि वो चाहते हैं कि ये साथ ना छूट जाए, कल को ये ना हो कि साहब आपने फैसला अकेले ले लिया था कहीं भी जाने का। तो मेरे ख्याल से वो भी सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं और रालोद या कांग्रेस भी सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान ज़्यादा चीज़ें ना मांग ले, और इमरान ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो जाए, ऐसे टाइम पे बार्गेन करके जाऊं कि उनकी बातें मानी जा सके। सर, एक सवाल ये है कि इमरान मसूद नेता तो बहुत बड़े हैं, भीड़ भी जुटा लेते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाते। ये देखा गया है, एक बार ही विधायक बने, उसके बाद हर चुनाव वो हारे, 4 चुनाव हार चुके हैं। तो कोई पार्टी आखिर क्यों उनके ऊपर दांव लगाएगी? बिल्कुल ठीक, यही इमरान की कमज़ोरी भी है। मैंने पहले ही कहा कि वो ज़मीन का नेता है, बड़ा नेता है, बड़ी भीड़ जुटा लेता था, लेकिन जो निष्ठा होती है ना, अगर आप एक जगह नहीं है, कहते हैं ना एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भारी होता है। जब आप बार बार बदलते हैं तो आपकी निष्ठाएं बदलती हैं और आपके साथ फिर समर्थक भी धीरे धीरे कटने लगते हैं। और एक होती है फिनिशिंग पॉइंट, जैसे हम यहाँ कहते थे कि भाई महेंद्र सिंह धोनी इज़ ए वेरी गुड फिनिशर, तो वो फिनिश नहीं कर पाते। शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन दौड़ में जाते जाते वो दम तोड़ देते हैं, यही होता रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हमारी निष्ठा जो है आज भी उस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी है जिसने उन्हें बड़े बड़े पद दिए, और एक समय तो ये भी चर्चा थी कि उनको वो राज्यसभा भेजने वाली है, मगर कांग्रेस पार्टी की ओर से जरा सी भी घंटी नहीं बज रही है इमरान को लेके। देखिए ऐसा है, जो मेरी जानकारी है कि प्रियंका गांधी के काफ़ी करीब थे, बड़ा भरोसा उन्होंने जताया था और इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। तो अभी प्रियंका क्या है, वो उतनी परिपक्व नेता नहीं है कि एकदम से भुला दें, तो बड़ी इमोशनल भी हैं। तो उनको लगता है कि इन्होंने मुझसे चीट किया, हम जैसे आपस में कहते हैं ना भाई उसने धोखा दे दिया, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है कि ही हैज चीटेड। तो वो थोड़ा सा भी समय लगेगा उस जख्म को भरने में, लेकिन चुनाव आने तक जब बैठ के होंगी और जब बताया जाएगा कि नहीं भाई इमरान मसूद का लाना ज़रूरी है, तो हो सकता है वहाँ भी बातें तय हो जाएँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि दोनों तरफ से सौदेबाजी की स्थिति है कि वो ज़्यादा ना मांग ले और इमरान चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, चाहे वो रालोद हो या कांग्रेस हो। रालोद में है उनकी स्थिति कि वो बार्गेनिंग कर सकें? देखिए, रालोद जयंत जब से आए हैं उन्होंने बहुत सी मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। गांव-गांव भी गए और खतौली चुनाव में आपने देखा था कैसे उन्होंने किया। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बावजूद कभी कभी कुछ कड़वाहट या कुछ दरार की बातें भी आती हैं, लेकिन उस पर उन्होंने पूरी तरह से काबू पा लिया। और इंडिया की बैठक में भी वो गए, पटना में नहीं गए तो चर्चा होने लगी थी साहब वो शायद छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। फिर उन्होंने वीडियो जारी करे किया कि भाई मैं ज़िद्दी हूँ और जो कह देता हूँ वही करता हूँ। तो जयंत इस समय उभर रहे हैं और वो अपनी जो ज़मीन है यानी मतदाताओं की जो छतरी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो वो ऐसे में हर एक उस व्यक्ति को मुझे लगता है साथ लेते हुए चलेंगे अगर उन्हें मौका लगता है, जिसके पास कहीं भी वोट है, जनसमर्थन है, बोलने में अच्छा है, जिसके पीछे भीड़ है। तो मुझे लगता है कि वैसे भी जो इनका परिवार रहा वो चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह के बहुत करीब रहा मसूद परिवार। तो देर सवेर अगर वहाँ जयंत शायद थोड़ा लचीला रुख भी अपना लें और इमरान की बातें ज़्यादा मान लें।
सर मेरा आखिरी सवाल आपसे जयंत चौधरी को ही लेके है। अभी निकाय चुनाव में देखा गया कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो कार्यकर्ता थे वो आमने सामने चुनाव लड़े। 2022 में विधानसभा जो हुआ उसमें कुछ अलग रुख था कार्यकर्ताओं का, नया गठबंधन हुआ था तो लोगों ने बड़ा जोश और दम दिखाया, उसके रिजल्ट भी देखे। आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो जो मन में दरारें आई हैं कार्यकर्ताओं की आमने सामने चुनाव लड़ने के बाद, वो दरारें भर पाएंगी और उस मजबूती सी के साथ ये चुनाव लड़ा जा सकेगा? बहुत अच्छा सवाल आपका है। निकाय चुनाव में हमने खूब देखा था कि चाहे वो आसपास की, हम खेकड़ा की बात करें, मवाना की बात करें, सब जगह को लेके आया। और दरअसल बात ये थी कि कहीं ना कहीं वहाँ तालमेल का अभाव था। नरेशोत्तम पटेल कुछ और बयान दे रहे थे, यहाँ से कुछ और बयान आ रहा था, अखिलेश कुछ और कह रहे थे कि निकाय चुनाव स्तर पर हमने गठबंधन की बात नहीं करी, और एक ऐसा माहौल अजीब सा बन गया था। लेकिन बावजूद इन सारी बातों के आप ये भी याद रखें कि चाहे वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े के बाद जयंत को आखिर में राज्यसभा भेजा गया था। और अब जो बातें चल रही हैं, अगर 2024 की बात करें तो 12 सीटों का दावा भर रहे हैं जयंत। यह आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि शायद 12 सीटों पर उन्हें चुनाव न लड़ने दिया जाए, कुछ और कम पे लड़ने दिया जाए। तो ये अभी सौदेबाजी का मौका चल रहा है। और कार्यकर्ताओं तक जो बात संदेश पहुंचाने की है, आपसी प्रेम की बात है, वो मुझे लगता है कि ये अगर गठबंधन आकार ले रहा है और ये इकट्ठे बैठते हैं तो ये सारी बातें दूर हो जाएंगी। बस बात यही है कि उससे पहले जो विपक्षी है ना, उनमें आपस में एक सौदेबाजी का दौर चल रहा है कि जितना थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, ताकि सीटों का जो बंटवारा है उसमें एक बड़ा हिस्सा लॉयन शेयर ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत के वो तथ्य हैं जो आपको केवल भारत समाचार पर ही देखने को मिलेंगे, और ऐसे अनुभवी लोगों के मुंह से ये सारी चीज़ें आप ऐसे मानकर चलिए जैसे वहाँ जो चल रहा है उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।